हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम अपने मन में खुद से एक सवाल करेंगे कि क्या हमने कभी भी किसी भी टाइम अपने आस पड़ोस के बारे में सोचा है, अपने पड़ोसी जो भी हैं उनके बारे में सोचा है कि क्या वो खुश हैं, उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, क्या उनकी ज़िंदगी सही चल रही है, किसी तरह की कोई परेशानी, क्या उनके बारे में कोई जरा सी भी फिक्र करने का सोचा है, हमारे मन में ख्याल आया। सोचिए। मेरा जवाब तो है कि नहीं, मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैं इतना स्वार्थी हूँ। हम सब इतने स्वार्थी हैं, और अगर इतने स्वार्थी नहीं होते तो आज मणिपुर की ये कंडीशन नहीं बनती। आप सबको पता है मणिपुर में क्या स्थिति चल रही है, और पिछले 4 महीने से, लगभग 4 महीने से चल रही है। लेकिन हम लोगों ने कभी मणिपुर के बारे में बात ही नहीं की। हमें पता ही नहीं है मणिपुर में क्या चल रहा है। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया से लगभग लगभग जुड़े लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में तो दुनिया की सारी चीज़ें हैं, सब कुछ, कुछ भी उससे बाहर नहीं है। इसके बाद भी हमने मणिपुर के बारे में ना सोचा, ना बात की, ना हमने सवाल किया कि आखिर मणिपुर में ये स्थिति क्यों है। वहाँ के जिम्मेदार लोगों से हमें पूछना था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कंडीशन ऐसी चल रही है। लेकिन नहीं, हम केवल अपने बारे में सोचते रह गए, और मणिपुर में आज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है और क्या हो चुका है। हमें याद रखना चाहिए कि आज मणिपुर में हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। अगर कहीं पे नफरत की चिंगारी लगी है तो वो आग हर जगह फैलती है। इसलिए कहीं हमारे आसपास कहीं कुछ हो रहा है तो निश्चय ही ये संकेत है कि आगे चल के हमारे साथ भी हो सकता है। और ना भी हो हमारे साथ तो हमारे अंदर इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए ना कि अगर हमारा पड़ोसी परेशान है तो उसकी मदद करें। लेकिन हमने नहीं की बात। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मणिपुर में क्या चल रहा है, वहाँ पे हिंसा का स्तर कितना है, वहाँ पे जो हैवानियत है उसका क्या स्तर चल रहा है। क्योंकि एक आध दो दिन, 4 दिन ही सही, लेकिन न्यूज़ में इतनी कवरेज तो मिली है कि लगभग लगभग खबर तो सबके पास पहुंच गई। हमारा ये दुर्भाग्य अलग है कि लगातार कवरेज नहीं मिल रही है, क्योंकि मीडिया वालों को पता नहीं ये सीमा हैदर, अंजू, ये ऐसे टाइप के लोग कहाँ से मिल जाते हैं कि उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती है। अगर इनसे फुर्सत मिल भी जाती है तो हर धर्म के एक एक नेता को बैठा लिया जाता है, और धार्मिक डिबेट जो कि जिसमें कोई अर्थ नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता, वो सब दिखाते हैं। न्यूज़ वाले कभी भी मणिपुर के बारे में सरकार से सवाल करते नहीं दिखते। सरकार से सवाल करना तो छोड़िए, बात करते भी कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं दिखता। तो ये भी दुर्भाग्य है, हम मणिपुर के बारे में कम बात कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कि हमको जहाँ से खबर मिलनी थी वो पॉइंट ही जो है तो लापरवाह निकला, तो हमारे पास खबर भी वैसी नहीं आई। फिर भी जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जिनके पास संसाधन हैं कि जानकारी कहीं ना कहीं से जुटा सकते हैं, उनको मणिपुर के बारे में बात करना चाहिए था, और अभी भी बात करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, थे और आगे भी बने रहेंगे, लेकिन हम जैसी चीजें कर रहे हैं, हमारे देश में जैसा चल रहा है, इससे विश्व गुरु तो नहीं बना जा सकता। विश्व गुरु बनना तो दूर, एक जो सामान्य इंसान है ना, उसके लायक भी नहीं है चीजें जैसी चल रही हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं मणिपुर के बारे में कहाँ से क्या शुरू करूं। अगर मणिपुर के बारे में सामान्य बात की जाए तो मणिपुर में कुल 16 जिले हैं, जो कि भौगोलिक रूप से 2 हिस्सों में बटे हैं। पहला इम्फाल घाटी और दूसरा है इम्फाल घाटी में जो जिले हैं, और दूसरा पहाड़ी जिले। मणिपुर में अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से 3 जातियां निवास करती हैं। पहली मैतेई, दूसरी कुकी और तीसरी है नागा। मैतेई के बारे में बात की जाए तो मैतेई हिंदू धर्म को मानने वाली जाति है,
और मणिपुर का लगभग 55% जो आबादी है वो मैतेई से निकल के आती है। और 1948 जबकि मणिपुर भारत में शामिल हुआ था, उसके पहले रियासत थी, तब मैतेई को अनुसूचित जनजाति का, ट्राइब्स का दर्जा दिया गया था। वहाँ के जो भी रियासत के राजा थे उन्होंने दिया था। लेकिन मणिपुर जब देश में शामिल हुआ तो संविधान में मणिपुर को अनुसूचित जाति, मैतेई समुदाय को, माफ कीजिएगा, मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति SC का दर्जा दिया गया। तब से लगातार मैतेई समुदाय मांग भी कर रहा है कि हमें ST में शामिल किया जाए। आगे बात करेंगे कि क्यों, क्या कारण है। और दूसरी जो बड़ी जाति है वह कुकी। कुकी पहले से ही अनुसूचित जनजाति दर्जे में शामिल है और लगभग 25 से 30% जो हिस्सा है आबादी का वो कुकी जनजाति का है। कुकी जनजाति ईसाई धर्म को मानती है। और तीसरी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, नगा जनजाति है। तो हमारी जो चर्चा का हिस्सा है आज वो कुकी और मैतेई है, नगा पे हम बात नहीं करेंगे। मैतेई और कुकी, अभी ये जो मणिपुर में पूरा मामला चल रहा है, इन दोनों में जो ध्रुव हैं, दो पोल हैं जिनके बीच में पूरा मुद्दा बना हुआ है, वो मैतेई और कुकी जातियां हैं। मैतेई जाति, जैसा कि मैंने बताया, 1948 के पहले जनजाति के दर्जे में शामिल थी। तो अभी इन लोगों की, इनकी जो मांग है वो ये है कि हमें जनजाति की लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मणिपुर का जो पहाड़ी हिस्सा है वहां पे जनजाति के अलावा जो लोग अनुसूचित जनजाति में जो जातियां शामिल हैं उनके अलावा बाकी कोई और वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता, ना ही किसी तरह का व्यवसाय कर सकता है, ना ही निवास करने की योग्यता रखता है। और तो मैतेई जनजाति, मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें ST कैटेगरी में शामिल किया जाए ताकि उनके पास भी जो संसाधन है वो पर्याप्त हों, क्योंकि राज्य की लगभग आधे से अधिक आबादी मैतेई समुदाय के पास है और जो संसाधन है वो काफी कम है इनके पास। तो इसलिए इनकी मांग है कि इनको ST कैटेगरी में शामिल किया जाए। हालांकि लगभग 10 साल पहले जो जनजाति मामलों का मंत्रालय है उसने भी रिकमेंडेशन दी थी कि मैतेई जनजाति को, मैतेई समुदाय को जनजाति घोषित की जाए। उसने सिफारिश की थी, लेकिन इस पे अमल नहीं किया गया था। वहीं मैतेई समुदाय के जो विपक्ष का तर्क है वो ये है कि मैतेई समुदाय पहले से ही विकसित अवस्था में है। राज्य की लगभग 50% से 60% तक जो नौकरियां हैं वो मैतेई समुदाय के पास है। इवन जो मणिपुर राज्य में 60 में से 40 जो MLA हैं वो मैतेई समुदाय के हैं। इसलिए कुकी और अन्य जो जातियां हैं वो विरोध कर रही हैं कि अगर पहले जो जाति पहले से ही, जो समुदाय पहले से ही विकसित है, उसको अगर और सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो जो कम विकसित समुदाय है वो हाशिए पर चले जाएंगे। तो इसलिए इनका तर्क ये है कि उनको ज्यादा तवज्जो न देके हमें तवज्जो दी जाए ताकि हमारा भी विकास हो सके। ये मामला काफी समय से चल रहा था। अभी रिसेंटली 19 अप्रैल को मामला हाई कोर्ट पहुंचा। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो 10 साल पहले जो कमेटी जनजाति मंत्रालय की थी, जनजाति मामलों का जो मंत्रालय है, उसमें जो कमेटी बनी थी जिसने सलाह दी थी कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित की जानी चाहिए, तो उस रिपोर्ट की जो है तो मांग की गई हाई कोर्ट द्वारा, मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा। यहां से मामला बिगड़ना शुरू हुआ और इसके खिलाफ, इसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए 3 मई को कुकी समुदाय द्वारा रैली वगैरह निकाली गई और ये रैली हिंसक हो गई। हिंसक हुई तो मैतेई और कुकी आमने सामने आ गए और हिंसा देखते देखते इतनी बढ़ गई कि 4 मई को सरकार ने मणिपुर को इंटरनेट से कट आउट कर दिया। ये वही दिन था जिस दिन मणिपुर में वो वीडियो बना था जो अभी कुछ समय पहले हम लोगों के सामने आया। अब किसी के पास 4 मई के बाद से खबर नहीं है कि मणिपुर में क्या चल रहा था। हालांकि ये जो इंटरनेट कट आउट किया गया है उस समय, इसके पीछे अपनी आवश्यक वजहें भी हैं, लेकिन इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी हमने
देख ही लिया कि मणिपुर के बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं थी। हालांकि आवश्यक वजह यह थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला था, तो जो देश के सुरक्षा से संबंधित जो विरोधी चीजें हैं वो इसका फायदा उठा सकती थी। खैर, मणिपुर में वायलेंस इतना हुआ कि लगभग 5000 से ज्यादा हिंसा की घटना जो है तो सामने आई। आगजनी बहुत ज्यादा हुई, लगभग 6000 के लगभग लोग गिरफ्तार हुए और सैकड़ों लोग शिकार हो गए। ये मामला था तो राजनीतिक, लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज का फायदा उठाते हैं और अपने मतलब की चीजें उससे करने लगते हैं। ऐसे ही इस भीड़ की जो भावना थी उसका फायदा उठाते हुए लोगों ने इस मामले को धार्मिक भी बना दिया। मंदिरों में, चर्चों में, वहां भी दंगा फसाद शुरू हो गया और स्थिति धीरे 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 सरकार के हाथ से निकलती गई। इसके पीछे कारण यह भी है कि लोगों का सरकार पे भरोसा ही नहीं है। लोग सारी स्थिति खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद मैनेज करना चाहते हैं। इसके पीछे सरकार की विफलता ही है दरअसल, कि वो लोगों को भरोसा नहीं दे पा रही कि हम चीजें कंट्रोल कर लेंगे या कि बेटरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि करेंगे। सरकार की विफलता है, वास्तविकता तो यही है। खैर, मणिपुर में ये सब चलता रहा। आगे भी बात करेंगे कि इनके पीछे जिम्मेदार कौन है, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार फैक्टर है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये सब चलता रहा और अभी 19 जुलाई को हमारे सामने एक वीडियो आता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे। मैंने भी नहीं देखा है, मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूं, अगर ऐसी चीजें देख लेता हूं तो डिप्रेशन मेरे दिमाग पे हावी होने लगता है। क्योंकि मैं कल्पना करता हूं ऐसे समाज की जहां पे लोग अमन चैन से रह रहे हैं और वीडियो में दिखाया कुछ और जाता है। वीडियो में अलग लेवल की दरिंदगी रहती है, इसलिए मैं ऐसे वीडियो देखने से बचता हूं। आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप भी मत देखिएगा। तो 19 जुलाई को जो वीडियो हमारे सामने आया वो है दरअसल 4 मई का। 4 मई वो डेट वही जिस दिन इंटरनेट जो है तो कट आउट किया गया था मणिपुर से। वीडियो आपको भी पता है, वीडियो में कंटेंट क्या था। लगभग 800 से 1000 की भीड़ ने 5 महिलाओं के साथ जैसी दरिंदगी की है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक घटना हमारे देश में आजादी के बाद से तो कम से कम नहीं ही घटी है, जैसी दरिंदगी इसमें थी। होता यह है कि 4 मई को जब रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं चीजें क्या हुई। क्योंकि लोगों पर हमला किया गया, लोग अपने घर छोड़ के बोरिया बिस्तर बांध के भागने लगे। तो उन भागते हुए लोगों में से एक ग्रुप जो कि जंगल की तरफ भागा, जिसमें एक पुरुष था, उसका एक बेटा और बेटी, साथ में 2 अन्य महिलाएं थी। 5 लोगों का ग्रुप था। वो जंगल की तरफ भागा, जिसे पुलिस द्वारा बचा लिया गया और पुलिस के साथ थे वो लोग। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस ने उनके सामने सरेंडर कर दिया और वो तीनों महिलाओं को उनसे छुड़ाने में सफल हो गई भीड़। अब भीड़ महिलाओं के साथ गलत करने लगी तो जो बाप था लड़की का, उसने विरोध किया, उसको ऑन द स्पॉट मार दिया गया। और भाई था, उसने भी विरोध किया, उसको भी ऑन द स्पॉट मार दिया गया। अब आप जरा महसूस करिएगा कि चीजें क्या हो रही हैं। किसी महिला के सामने उसके बाप और भाई को मार दिया गया, इसके बाद 1000 लोगों की भीड़ के सामने उन तीनों बची महिलाओं को नग्न किया जाता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं और भीड़ के साथ उनके सामने से चलने को कहा जाता है। आप जरा देखिए कि इंसानियत कितने घटिया लेवल में पहुंच गई कि हम ये तक नहीं सोच पा रहे हैं कि जो सामने महिला खड़ी है वो किसी की माँ है, किसी की बहन है। ऐसी महिलाएं हमारे घर में भी हैं, लेकिन इतना दिमाग ही नहीं, विवेक ही नहीं है, मर चुका है। लोग इंसान की वेशभूषा में हैवान है, शैतान थे उनके अंदर। उनमें से जो सबसे कम उम्र की महिला थी, लगभग जिसकी उम्र 20 या 21 साल बताई जा रही है, उसके साथ तो गैंग रेप किया गया। मुझे इस बारे में बात करने में बड़ा दुख हो रहा है। आज हम मणिपुर में ऐसा सब होते देख रहे हैं। हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कैसे इतना दावे के साथ कह सकते हैं? कल को हमारे घर में भी हो सकता है। खैर, ये सब हुआ और
वीडियो आया, वीडियो में तो सबको पता ही चला। अब सोचिए ये घटना है 4 मई की और आज है 1 अगस्त, लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। वीडियो के सामने आते ही गिरफ्तारी हुई, FIR वगैरह जो भी प्रोसेस था वो हुआ। सोचिए चीजें किस लेवल की चल रही हैं कि इनको कोई खौफ ही नहीं है सरकार का। इस मामले में ये पूरी जितनी वारदात हुई, मणिपुर में जितना ये सब मामला हुआ, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी किसकी बनती है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है सरकार की। सरकार अगर चाहती तो चीजें कंट्रोल में हो सकती थी। भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, बारात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गांव से बढ़ के नहीं होती। हमारे बघेलखंड में कहावत बोलते हैं। तो भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, सरकार से बढ़ के है। सरकार के पास तो सारे संसाधन हैं, सब कुछ है उसके पास, जिससे किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोशिश करते दिख ही नहीं है। सोचिए अनुच्छेद आर्टिकल 370 जब हटाया गया था, उससे बड़ा मामला है ये मणिपुर में। उस समय तो लग रहा था पूरे देश में हिंसा शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले से इतना कंट्रोल करके रखा गया था कि कहीं एक छोटी सी घटना भी सुनाई नहीं दी। राम मंदिर का फैसला आने वाला था, मुझे याद है मैं इंदौर में था, कोचिंग से सर लोगों का फोन आया था कि घर से बाहर मत निकले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सरकार इतनी कड़ाई के साथ उस चीज कंडीशन को इतना कड़ाई के साथ कंट्रोल में रखी कि एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हुआ। तो मणिपुर में कैसे फेल हो गई सरकार? थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। अगर हम पुलिस और CAPF वगैरह की बात करें तो जो पुलिस किसी अपराधी को जमीन में गड़ा हो वहां से ढूंढ के ला सकती है, मणिपुर में कैसे फेल हो गई? जो CAPF, जो पैरामिलिट्री जम्मू कश्मीर वगैरह में इतने सक्रिय हैं, जहां की वही टारगेट है, लोगों का जो टारगेट है वो पैरामिलिट्री ही है, लेकिन फिर भी कंडीशन कंट्रोल में है। तो मणिपुर में कैसे फेल हो गई? मीडिया की अगर बात करूं तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस मामले में। मीडिया अगर चाहती तो लोगों को अवेयर कर सकती थी, सरकार से सवाल कर सकती थी, वहां की चीजें दिखा सकती थी, लेकिन मीडिया ने ऐसा नहीं किया। आप सोचिए, जो मीडिया सीमा हैदर की पूरी कुंडली निकाल के रख दी कि वो कहां कौन से बार में डांस करती थी, डांस की टाइमिंग क्या थी, ये सब पता लगा ली, उनको मणिपुर के बारे में नहीं पता, अपने देश के बारे में नहीं पता। सोचिए कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है मीडिया की। अगर राहुल गांधी के बयान से मानहानि के मामले उनकी सदस्यता जा सकती है, तो क्या माननीय न्यायालय मणिपुर के बारे में बात नहीं कर सकते थे? सरकार से सवाल नहीं कर सकते थे कि आखिर वहां पे ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों इतनी हिंसा हो रही है? अगर थोड़ा सा भी मामला इधर उधर होने पे किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो मणिपुर में क्यों नहीं लगाया गया? मणिपुर में चीजें क्यों नहीं कंट्रोल में की गई? केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, आखिर सरकार केंद्र से इतना एक्टिव क्यों नहीं दिखी? मणिपुर के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? यही सब वजह है कि मणिपुर में हम बात तो विश्वगुरु बनने की करते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है हम क्या कर रहे हैं और हमारे देश में क्या हो रहा है। ऐसे बनेंगे विश्वगुरु हम? हमें याद रखना चाहिए कि अगर किसी द्रौपदी के साथ, किसी महिला के साथ अगर उसके वस्त्रों से छेड़खानी होती है, उसकी मर्यादा से छेड़खानी होती है, तो हमेशा महाभारत हुई है। एक महाभारत उस समय हुई थी, अब लग रहा है दूसरी महाभारत का समय आ गया है। महाभारत मतलब युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं जब चारों यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ये श्लोक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, इसे याद रखना चाहिए। अगर ऐसी अराजकता फैलेगी तो चीजें बिगड़ेंगी। जय हिंद।